Hey guys, welcome back to the part 2 of this video where we are learning, watching and studying carbon and its compound. तो अभी तक हमने जितने भी बात की कार्बन की, उसके आगे की बात करना स्टार्ट करें तो वो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है आज का। तो इसके अंदर जो हमारे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, मतलब प्रीवियस वीडियो में, कि ये हमें फ्री स्टेट में मिलता है और कंबाइंड स्टेट में। तो कंबाइंड स्टेट में तो यार देखो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे भी मिल जाएगा। फ्री स्टेट में ये सिर्फ तीन ही चीजों में मिलता है, वो हमारा ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिनिस्टर फुलरेंस। ठीक है, ये तीन स्टेट में हमें मिल जाता है, ये फ्री स्टेट में। अब इन तीनों के बारे में पहले जान लेते हैं फटाफट, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे अपने कंबाइंड स्टेट में ये कैसे मिलता है, क्या होता है, यूजेस ऑफ ब्ला 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 सारी चीजें। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अपने डायमंड की, जिसको सब लोग आज तक जानते हैं, देख चुके होंगे। अगर नहीं भी देखा है तो यार फ्यूचर में ज़रूर देखोगे, तो फिर इतना सरप्राइज नहीं होना है। सबसे पहले ये कलरलेस होता है, इसके अंदर कोई कलर ऐड नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है। अब कलर नहीं है तो ट्रांसपेरेंट होना तो नॉर्मल सी बात है, आर पार मतलब इसके दिख सकता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब अगर नहीं जानते तो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, हैविंग एक्सट्रीमली ब्रिलियंस, बहुत ज़्यादा चमक होती है इसमें। ब्रिलियंस मतलब ही चमक होता है, बेसिकली शाइन करता है ना, वैसा। फिर होता है इसके बाद हैवी होता है, हार्ड होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा भारी होता है और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, रिजिड सब्सटेंस। अब ये रिजिडिटी जो आ रही है इसके अंदर, हार्ड है जो इतना कि ये टूटता ही नहीं है। आप हथौड़ा से मारो उसको डायमंड को तो क्या होगा, हथौड़ा टूट जाएगा, भाई डायमंड तो नहीं टूट रहा। ऐसा क्यों, रिजिडिटी क्यों है इसके अंदर? वो इसके स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ कार्बन से बना हुआ ही है। कार्बन, मान लो यहाँ भी कार्बन, फिर यहाँ भी कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, हर जगह कार्बन ही कार्बन। बेसिकली ये किससे बना है, कार्बन से बना। और अब क्यों इसके अंदर जो कार्बन है, इसका जो एक कार्बन है वो चार कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3 और फोर्थ कार्बन। तो ऐसे ही अब ये वाला कार्बन मान लो, ठीक है, अब इस वाले कार्बन की बात करूं तो ये भी चार कार्बन से नेक्स्ट जुड़ा होगा, जैसे कि 1 2 3 और ये फोर्थ ऑलरेडी बन चुकी, ये वाला फोर्थ बन गया ना इसके लिए। तो ऐसे ही इसकी टेट्रावैलेंट जो कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी वाली प्रॉपर्टी है, टेट्रावैलेंट प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से इसके अंदर ये रिजिडिटी आती है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। फिर आता है डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसको भी मैंने इसी पॉइंट पे रखा है। क्यों, अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं कर रहा, सोचिए। अब यार देखो, एक कार्बन है, ये चार के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, चार। अब उसको चार लोग चाहिए उससे आपस में जुड़ने के लिए। अब यहाँ पे ऑलरेडी जब इससे चार लोग जुड़ चुके हैं तो इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बचे ही नहीं है। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो यार इलेक्ट्रिसिटी लेके कौन जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ये तो काम होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाना और इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाना इधर से उधर। अब इसके अंदर क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए ये कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को। हालांकि चलिए ये तो नेक्स्ट पॉइंट में है, हालांकि वाली बात, तो उसी में बात करते हैं। सेकंड लिखा है मैंने, बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर आप एक डायमंड को लेते हैं और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जलाते हैं, हालांकि उसको जलाना भी इतना आसान नहीं है, आपको 3500 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर करना पड़ेगा, तब जाके वो जलना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यही है कि आप उसको जब जलाना स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें से एक गैस निकलेगी मिल्की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड, और पता है वो पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, पूरा गायब, कुछ भी नहीं बचेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये भी देख लेते हैं। क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया इसके अंदर क्या है, सिर्फ कार्बन 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 कार्बन। और जैसे ही आप कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, यानी कि डायमंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा दें, तो यार कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल गया, तो नीचे रेसिड्यू क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी याद रखना मिल्की कलर में होगा। हाँ तो हाँ, ये पॉइंट भी आपका क्लियर होता है। फिर मैं बात करता हूँ इसके टेट्राहेड्रल शेप की। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, वैसे ये पॉइंट मेरे को ऊपर रखना चाहिए था क्योंकि इसी से ये सारे पॉइंट इसी की वजह से बने हुए हैं। इसका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, यानी कि एक कार्बन जो है वो चार कार्बन से अटैच्ड है। क्लियर है। नेक्स्ट तो बात करते हैं अब यूज ऑफ डायमंड की। तो यूजेस ऑफ डायमंड में जो मेरा फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है, डायमंड्स आर यूज इन कटिंग
इंस्ट्रूमेंट, इससे पता है कटिंग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, क्योंकि ये कैसा होता है, हार्ड होता है। अब इसको तो कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन ये सबको जरूर तोड़ सकता है अपने स्ट्रक्चर की वजह से। तो वही है कि इससे हम कटिंग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, जैसे कि ग्लास कटर्स बन गए, ठीक है। अब मार्बल्स कटर्स जो होते हैं, मार्बल को काटने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। फिर रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स भी इससे बनते हैं। आपने देखा होगा पेट्रोलियम वगैरह निकालने के लिए हमें बहुत नीचे तक जाना पड़ता है, वेल्स को डग करना पड़ता है, तो वहां पर भी इनका यूज होता है। वो उन इक्विपमेंट्स के अंदर डायमंड्स का यूज होता है। फिर आता है हमारा सेकंड पॉइंट, शार्प एज डायमंड्स आर यूज बाय आई सर्जन्स एज अ टूल टू रिमूव कैटरेक्ट। अब आंखों में कई बार कैटरेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर डायमंड का यूज करते हैं, लेकिन कैसा, शार्प एज वाले को। उससे हमारी आंखों से जो सर्जन्स होते हैं वो कैटरेक्ट को निकालते हैं, वहां पर दूसरा यूज होता है। तीसरा यूज हमारा आता है ज्वेलरीज में। ज्वेलरीज तो आप सबको पता ही होगा यार, डायमंड ज्वेलरीज में यूज होना आम बात है, नॉर्मल बात है। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की फटाफट। हाँ, तो बात करना स्टार्ट करें अपने ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट में क्या है, तो ग्रेफाइट क्या है, ग्रेज ब्लैक ओपेक्यू सब्सटेंस। ग्रेफाइट पता है कैसे देखें, जैसे मैंने बताया, एक पेंसिल लीजिए और पेंसिल की जो नोक दिख रही है ना, ये ग्रेफाइट की बनी होती है। और हाँ, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। अभी बताऊंगा इसके आगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधे बोर्ड में इसको डालें और फिर इलेक्ट्रिसिटी चेक करें कि आ रही है कि नहीं। इसके ऊपर इसीलिए ये लेयर लगी हुई है वुड की, ताकि आपको करंट ना लगे। हालांकि ये लिखने में यूज होता है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है इसका। हाँ, बात करते हैं अपने दोबारा से टॉपिक की। तो ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए कि ग्रेफाइट जो है वो कैसा होता है। आपके पास एक पेंसिल होगी, आप लेके बैठ सकते हैं उसको, और फिर रिलेट कर सकते हैं मेरी बातों को ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज से। तो ग्रेफाइट कैसा है, ग्रेइश ब्लैक ओपेक्यू सब्सटेंस। ओपेक्यू जिसके हम आर पार नहीं देख सकते, ठीक है, तो ओपेक्यू सब्सटेंस है ग्रेइश और ब्लैक कलर का। सेकंड पॉइंट है हमारा लाइटर देन डायमंड। अब ये वाला जो हमारा ग्रेफाइट है, ये वाला नहीं, मतलब नॉर्मल जो सारे ग्रेफाइट्स होते हैं वो डायमंड से हल्के होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इनके स्ट्रक्चर की वजह से। इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आपको, एक आइडिया देता हूँ, बाकी स्क्रीन पे भी होगा। कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर आपके कार्बन के एटम्स होते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ग्रेफाइट का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, फिर ऐसे ही नीचे लेयर्स टाइप, मतलब एक शीट की तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। मान लो यहाँ पे कार्बन, तो ये एक कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे दूसरे से, और यहाँ पे तीसरे से। तो ऐसे हर कार्बन, जितने भी यहाँ पे कार्बन है, सबके सब 3 कार्बन से जुड़े होंगे। अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूँ, ये एक, ये इससे जुड़ा 2, और ये वाला इससे जुड़ा है तो 3। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर। जैसे कि इन दोनों के बीच जो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप कह सकते हैं कार्बन और कार्बन की। बट यहाँ पर ये जो आपको ये डॉट 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 की बॉन्डिंग दिख रही है, ये भी मैंने बताया ना कार्बन की बॉन्डिंग है। ये वाली जो बॉन्डिंग है ये हमारी वीक बॉन्डिंग, वीक बॉन्डिंग। वैसे इनको वैंडरवाल फोर्सेस, मतलब जो इनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है वो वैंडरवाल बॉन्डिंग हो रही है, उसके बारे में नहीं पढ़ते अभी। फिलहाल इतना जान लीजिए कि ये क्या है, वीक बॉन्डिंग है जो आसानी से टूट जाती है। तो इसीलिए ग्रेफाइट आसानी से आपकी पेंसिल जो है वो टूट जाती है। यही रीजन है उसका कि वो हार्ड भी नहीं होती, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। तो यही था कि ये लाइटर होते हैं, डायमंड से हल्के होते हैं और सॉफ्ट होते हैं स्ट्रक्चर की वजह से। स्लिपरी इन टच, स्लिपरी होता है। अब स्लिपरी वर्ड सुन के बेस आ रहा होगा दिमाग में, लेकिन उसके बारे में दिमाग में नहीं लगाना, ऐसा कोई फंडा नहीं है, उन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है ग्रेफाइट और बेस का। बस इतना ध्यान रखिए, स्लिपरी इन टच होते हैं, बहुत ज़्यादा स्लिपरी होंगे। आप अपने पेंसिल की नोक को देखेंगे बहुत ज़्यादा स्लिपरी मिलेगी आपको। फिर आता है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। अब पता है डायमंड और ग्रेफाइट अलग अलग है एकदम। वो ट्रांसपेरेंट है, ये ओपेक्यू है। वो हार्ड है, ये सॉफ्ट है। वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को नहीं करता और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अच्छा, बात करते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट आखिर कर क्यों रहा है। अब खुद सोचिए आप, यहाँ पे इसका एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि मेरा ये कार्बन 1 2 3 3 कार्बन से अटैच हो गया। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो भाई फ्री रह गया ना, फ्री इलेक्ट्रॉन। और वही तो फंडा है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, और इसी वजह से जो हमारा ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब बढ़ते हैं इसके यूजेस की तरफ फटाफट। तो चलिए, तो बात करते हैं यूजेस ऑफ ग्रेफाइट की।
तो यूज ऑफ ग्रेफाइट में आता है ड्यू टू इट्स सॉफ्टनेस पावर्ड ग्रेफाइट्स आर यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट फॉर द फास्ट मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी हाई टेम्परेचर। क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे कि अब देखो कुछ मशीनरीज ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ही वर्क करती हैं। अब क्योंकि हाई टेम्परेचर पे होती है ना तो उसमें नॉर्मल ऑयल जो है वो यूज़ नहीं हो सकता। अब नॉर्मल ऑयल यूज़ नहीं हो सकता तो वहाँ पर हमें ग्रेफाइट ऑयल्स यूज़ करना पड़ता है। अब ग्रेफाइट जो हमारा है उसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, एक तो पाउडर फॉर्म में आप यूज़ कर ले सकते हैं उसको। अब पाउडर फॉर्म में यूज़ हो सकता है, इसके अलावा आप ग्रेफाइट जो पाउडर है उसको पेट्रोलियम जेली में मिलाकर एक तरह से ग्रीस बन जाएगी और उसको भी हम कहाँ पे मशीनरीज में यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपके पेट्रोलियम जेली हो गया, नॉर्मल ऑयल्स के साथ भी आप ग्रेफाइट पाउडर को मिलाकर ग्रीस बनाएं और फिर उसको मशीनरीज में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर वाले पे। क्यों, लो पे भी लगा सकते हो लेकिन हाई टेम्परेचर पे इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल ऑयल्स नहीं चलते, वहाँ पे ये अपना ग्रेफाइट ही यूज़ होता है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के, यूज इन मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल्स एंड इलेक्ट्रिक सेल। आप सभी ने देखा होगा इलेक्ट्रिक सेल यार, उसके अंदर जो ब्लैक कलर का होता है ना एनोड साइड पे, तो वो क्या है हमारा ग्रेफाइट ही है। क्योंकि ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रोड्स बनाने के यूज में आता है। आप चाहे तो लिख लीजिए कि एनोड, ANODE, एनोड जो है वो ग्रेफाइट का बना होता है। फिर आता है थर्ड पॉइंट, यूज फॉर मेकिंग पेंसिल लीड। अभी मैंने आपको दिखाया था एग्जांपल में, पेंसिल लीड जो होती है ना, कोर ऑफ द पेंसिल, अपनी पेंसिल के जो कोर है उसी को पेंसिल लीड बोलते हैं, तो वो भी किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। नेक्स्ट 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 बकमिंस्टर फुलरेंस तो क्या है, कंटेन्स क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म स्फेरिकल मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है, एक क्लस्टर है, मतलब सारे के सारे जुड़े हुए हैं क्या, 60 कार्बन एटम्स, 60 कार्बन एटम्स आपस में जुड़कर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एटम्स जब आपस में जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि 60 कार्बन एटम्स आपस में जुड़े और उन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया और उस मॉलिक्यूल का नाम रख दिया बकमिंस्टर फुलरेंसी। हालांकि ये रिसेंटली में डिस्कवर हुआ है तो इसके बारे में अभी इसकी प्रॉपर्टीज जो है अभी भी डिस्कवर होती जा रही हैं, ढूंढ रहे हैं, इसके ऊपर काम चल रहा है। तो हम अभी फिलहाल जितना इसके बारे में पढ़ सकते हैं उतना पढ़ते हैं। तो एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल है, जैसे हमारा कार्बन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, सी, सिर्फ सी और कुछ नहीं। ग्रेफाइट का फॉर्मूला क्या था, सिर्फ सी। क्यों, उसके अंदर भी कार्बन। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C60। इसका जो फॉर्मूला क्या है, C60, क्योंकि इसके अंदर 60 कार्बन एटम आपस में जुड़े हैं और एक मॉलिक्यूल बना है। दूसरा आता है एक पॉइंट, बकमिंस्टर फुलरेंस इज डार्क एंड सॉलिड। ये डार्क कलर का होता है और सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर। अगर इसको रूम टेम्परेचर नॉर्मल रूम में लाते हो तो ये डार्क होगा और आपका सॉलिड होगा। और अगर इसको रिलेट करना चाहें तो आपने देखा था डायमंड जो था वो हार्ड था, ग्रेफाइट जो था वो सॉफ्ट था, जबकि जो बकमिंस्टर फुलरेंस है ना तो वो हार्ड है ना ही वो सॉफ्ट है, बीच बीच का है वो, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूं मैं और पॉइंट्स की, तो और आप बताइए डायमंड्स के बारे में और हमने क्या देखा था कि डायमंड जो था, हाँ डायमंड्स और जो ग्रेफाइट है उसके बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स से मतलब हमें दिख सक जाते हैं ना आराम से, पेंसिल की लेड हो गई, डायमंड डायमंड हो गया, तो उसके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। जबकि ये जो बकमिंस्टर फुलरेंस है ना, ये सब बहुत छोटा मॉलिक्यूल होता है, बहुत छोटा होता है उन दोनों के कंपैरेटिवली। तो बस यही है इसके बारे में, और इसके अलावा अभी कुछ है नहीं। रिसेंटली में अभी इसके बारे में जब पता चलेगा तब हमारी टेक्स्ट बुक में जोड़ दिया जाएगा और फिर इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहीं पे ये टॉपिक भी हमारा खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।